हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक दिल दहला देने वाली स्टोरी है। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है कोलमैन फैमिली मर्डर की। इसका जो मेन मुखिया था, यानी कि परिवार का मुखिया, जिसका नाम था क्रिस कोलमैन, उसका जन्म हुआ था 20 मार्च 1977 में और इसका जन्म हुआ था इलिनॉय में, यूएसए में। इसके माता पिता का नाम था रॉन और कॉनी कोलमैन। इसके दोनों ही माता पिता क्रिश्चियन पास्टर्स थे, यानी कि पादरी थे। ये लोग चर्च में जाकर प्रीचिंग करते थे और काफी फेमस थे। क्रिस के अलावा इनके दो और बच्चे थे जिनका नाम था ब्रेड और कीथ, यानी कि कुल मिलाकर क्रिस 3 भाई थे। ये हमेशा चर्च के हिसाब से ही चलते थे अपने घर में। इनके घर में बहुत ही धार्मिक एनवायरनमेंट था, जिसे हम सुपर रिलीजियस भी कह सकते हैं। जो क्रिस था वो जनरली अपने सारे के सारे डिसीजंस अपनी रिलीजियस टीचिंग्स के हिसाब से लेता था, यानी कि बहुत सोच समझकर धार्मिक रूप से चलता था। ये बताया जाता है, जो कि उसकी माँ ने बताया, कि जब वो बड़ा हो रहा था तब वो एक बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था, एक काफी अच्छा स्टूडेंट था और साथ ही वो एक अच्छा एथलीट भी था। काफी अच्छी रेसेस करता था, वो ट्रैक पर अच्छा था, बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता था और साथ ही बेसबॉल भी बहुत ही अच्छी खेलता था। इन सारे गेम्स के लिए उसका एक कोच भी था। कोच ने भी उसके बारे में बताया कि उससे अच्छा लड़का आपको ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। वो एक बहुत ही अच्छा टीम प्लेयर था, कभी भी उसको गुस्सा नहीं आता था, कभी अपना टेम्पर लूज नहीं करता था और सभी के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता था। अगर घर में देखा जाए तो तीनों ही भाइयों में क्रिस सबसे ज्यादा शांत था। इसके अलावा वो काफी सेंसिटिव भी था, बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड था। कभी भी इसकी माँ ने बताया कि उसने इसको गुस्सा करते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि कभी भी उसने एक भी गाली नहीं दी। जो एक गाली इनको याद है जो कि इसने दी थी वो थी पिस। एक बार इसने अपने हाई स्कूल के दौरान, जब वो टीनेजर था, तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उसने शायद कुछ ज्यादा बियर पी ली थी, लेकिन उसको इतना ज्यादा गिल्ट हुआ कि उसने तुरंत ही अपने कोच को फोन किया, बास्केटबॉल कोच को, और उनके सामने सब कुछ कन्फेस किया। एक बार ये अपने पिता के साथ एक हंटिंग ट्रिप पर गया। इन लोगों ने एक रैबिट पकड़ा और इसके पिता रॉन ने इन सबके सामने ही उसको बुचर कर दिया, उसकी हत्या कर दी, यानी कि रैबिट के उसके टुकड़े कर दिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको खाने वाले थे। जब क्रिस ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसके माता पिता को अब ये लगने लगा था कि वो ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि वो थोड़ा सा टफ बने। उनको पता था कि इस तरह के एटीट्यूड से वो जिंदगी में आगे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएगा। जब क्रिस अपने हाई स्कूल में ही था तभी मरीन कॉर्प्स से इनके स्कूल में रिक्रूटर आए, यानी कि इनको नेवी में भर्ती करने के लिए। वहां पर टेम्परेरी भर्तियां चलती रहती हैं, कुछ साल तक आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं। तो जब ये लोग इसके स्कूल में आए तो ये बहुत ज्यादा उनको देखकर इम्प्रेस्ड हो गया। ये जानता था कि अगर मैं मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो मस्कुलिनिटी की कमी है वो पूरी हो जाएगी और मैं लोगों को दिखा पाऊंगा कि मैं एक टफ गाय हूँ। बाद में उसने मरीन कॉर्प को ज्वाइन कर लिया। उसने अपना हेड भी शेव कर लिया, क्योंकि हेड शेव करके वो थोड़ा सा टफ लगता था। जब वो मरीन्स में था वहां भी उसने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया, उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, बहुत सारे ऑनर्स मिले और उसको ऐसा लगने लगा था कि वो वाकई में यही काम करने के लिए बना है। इसके बाद 1997 में, जबकि वो 22 ईयर्स ओल्ड था, तब वो शेरी से मिला, जो कि उस समय 21 ईयर्स ओल्ड थी। शेरी ने भी एयरफोर्स ज्वाइन किया हुआ था। ये लोग वहां पर साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि वहां पर पढ़ाई भी होती है, इसके अलावा काम भी कर रहे थे। अगर हम शेरी की बात करें तो उसका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1977 के दिन। शेरी का एक भाई था जिसका नाम था मारियो। शेरी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा बिंदास थी, उसको किसी की परवाह नहीं होती थी, वो एकदम खुलकर जीती थी। और ये सारी चीजें क्रिस को बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो इसके बिल्कुल विपरीत था, वो काफी सीरियस किस्म का था। जल्दी ही ये लोग एक दूसरे के साथ डेटिंग करने लगे। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इनको धीरे धीरे डेट करते हुए करीब 3 मंथ्स बीत गए। क्रिस और शेरी को जब 3 मंथ्स पूरे हो चुके थे तब एक दिन क्रिस शेरी को लेकर अपने घर आया, अपने माता पिता से मिलवाने के लिए, और ये था अगस्त ऑफ 1997। उसने अपने माता पिता से शेरी को एज अ फ्रेंड मिलवाया। उसने कहा कि ये मेरी फ्रेंड है, ये शिकागो में रहती है और ये मुझे सिर्फ यहाँ पर ड्राइव करके छोड़ने के लिए आई है। हालांकि ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि 6 घंटे की ड्राइविंग करके क्रिस की फ्रेंड क्रिस को उसके घर छोड़ने आई है। जब क्रिस के माता पिता शेरी से मिले तो वो शेरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुए। उनके लिए वो सिर्फ एक ब्लॉन्ड हेडेड गर्ल थी।
उसकी माँ ने कहा कि उसने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया, और इसके पिता ने बाद में बताया कि बस मैंने तो उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वो एक छोटी सी लड़की थी, उसके पैर में बहुत सारे टैटूज बने हुए थे, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरा बेटा क्रिस ऐसी किसी लड़की से डेट कर सकता है। ना तो वो उन्हें स्मार्ट लगी और ना ही इंटरेस्टिंग लगी। इनसे मिलने के अगले दिन क्रिस और शेरी वापस लौट गए। वो लोग वापस ड्राइविंग करके शिकागो जा चुके थे। शिकागो जाने के बाद अचानक ही क्रिस ने अपने पिता रॉन को फोन किया। इसने अपने पिता से कहा कि शायद आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं कहने वाला हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अभी कुछ समय पहले ही शादी कर ली है और हम दोनों पति पत्नी हैं। रॉन ये सुनकर बिल्कुल खामोश रह गए, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। क्रिस लगातार वहां से बोले जा रहा था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और अपने पिता से कह रहा था कि आप एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं, कम से कम कुछ तो कहिए हमारी इस शादी के बारे में। इधर जो रॉन था उसने कहा कि मुझे कुछ मिनट्स दे दो, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। अब रॉन और कॉनी ये सुनकर ऑब्वियसली बिल्कुल भी इंप्रेस्ड नहीं थे कि क्रिस और शेरी ने शादी कर ली है। बाद में क्रिस ने अपने माँ बाप को बताया कि मुझे शेरी से शादी करनी पड़ी क्योंकि शेरी प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे उससे शादी करनी ही थी। अब इसके माता पिता को ऐसा लगा कि शेरी ने उनके बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है और एक तरह से मजबूर करके उससे शादी की है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे थे, वो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें शेरी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और आप लोगों को याद ही होगा कि ये दोनों ही पेस्टर्स थे। ये लोग लोगों को अच्छी अच्छी टीचिंग्स देते थे लेकिन खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे थे। शादी करने के बाद क्रिस और शेरी ये दोनों एक बिल्कुल ही शांत सबर्ब में शिफ्ट कर गए। ये सबर्ब था कोलंबिया, मिजूरी। यहां पर आकर शेरी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इन्होंने रखा गैरेट। गैरेट का जन्म 1998 में हुआ था। इसके 2 सालों के बाद सन 2000 में इसने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। इसका नाम इन्होंने रखा गैविन। इनका यहाँ पर शिफ्ट होने का जो मेन रीजन था वो था क्रिस की जॉब। यहाँ पर आने के बाद ये एक बहुत ही फेमस टेलीवेंजेलिस्ट जिनका नाम था जॉयस मायर्स, उनके बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। अब अगर आपको पता नहीं है कि टेलीवेंजेलिस्ट क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली लोगों को क्रिश्चियन धर्म में आने के लिए प्रीच करते हैं। ये जो जॉयस मायर्स थी ये बहुत ही फेमस टेलीवेंजेलिस्ट थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी थी। ये टीवी पर आती थी, लोगों को प्रीच करती थी, सरमन्स ऑर्गेनाइज करती थी, लोगों को कन्विंस करती थी क्रिश्चियन बनने के लिए, और बहुत सारा पैसा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करती थी। अब जो जॉयस थी उनको बहुत सारा डोनेशन मिलता था, उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उनके दुश्मनों की भी कमी नहीं थी। उनकी इस तरह की प्रीचिंग से बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते थे। इनका एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल था। उनके पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव घर था। इनके बच्चे जो थे वो प्राइवेट कार्स में, अपने प्राइवेट जेट्स में घूमने के लिए जाते थे, और ये सारी चीजें एक तरह से इनकी प्रीचिंग्स के खिलाफ थी। लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इनसे चिढ़ने वाले लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अपने काम के सिलसिले में जॉयस को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था और उन्हें पता था कि उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी रखी हुई थी, अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स रखे हुए थे। इन्हीं बॉडीगार्ड्स में से क्रिस एक था। क्रिस जॉयस के लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, क्योंकि जॉयस क्रिस को तब से जानती थी जब से वो पैदा हुआ था, क्योंकि जो क्रिस की माँ थी वो इनकी फैमिली फ्रेंड थी। जब इन्हें पता चला कि क्रिस अच्छा खासा मिलिट्री एक्सपीरियंस लेकर आया है तो इनको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए क्रिस की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी इनके साथ रहेगा तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इन्होंने क्रिस को सिक्योरिटी हेड बना दिया। जितने भी इनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, बॉडी गार्ड्स थे, ये उन सबको हेड करता था। इसकी इस जॉब के बदले ये लोग उसको करीब $1 लाख पे किया करते थे पर ईयर, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। यह आराम से अपनी यंग फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था। इस कारण से जो इसकी वाइफ थी यानी कि शेरी, ये घर में रह सकती थी, अपने बच्चों को देख सकती थी, उसको काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन क्रिस को अपने काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। उसको अपने काम में करीब वीक के 80 to 90 आवर्स देने पड़ते थे, यानी कि उसकी जो जॉब थी बहुत ज्यादा हेक्टिक थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जॉब को बहुत प्यार करता था। उसको किसी इसी तरीके की जॉब की जरूरत थी। जो क्रिस था वो कई बार जॉयस को पसंद भी करता था, लेकिन कई बार उसको जॉयस का लाइफस्टाइल, उसके तौर तरीके पसंद नहीं आते थे। अब क्योंकि क्रिस जॉयस का बॉडीगार्ड था तो कई बार जॉयस के साथ शॉपिंग करने के लिए भी जाता था। कई बार जॉयस उसको अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर देती थी, अच्छी एसेसरीज खरीद कर देती थी, और उसको यानी कि क्रिस को ये सब कुछ अच्छा भी लगता था। तो एक तरह से जॉयस के प्रति उसकी मिक्स्ड फीलिंग्स थी।
शेरी से जब इसने शादी की तो इसको पता चला कि शेरी भले ही कैथोलिक है, बॉर्न कैथोलिक है, लेकिन बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है। लेकिन जो शेरी थी वो अब इनकी फैमिली के तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक लेप्रेसी मिशन ट्रिप भी प्लान की। उसने बहुत सारे ब्लैंकेट्स खरीदे, बहुत सारा खाना खरीदा, सेंट लुइस में घूम घूम कर उसने बहुत सारी चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। और बेसिकली वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि क्रिस की फैमिली के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरी को पता था कि क्रिस के माँ बाप उसे पसंद नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर उसके प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनको खुश करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करती रहती थी ताकि कहीं ना कहीं वो उसको पसंद करने लगे। ये चर्चेस में जाके डोनेशंस करती थी। इसके अलावा बहुत सारे जो भी इवेंट्स होते थे चर्च के, उनमें पार्टिसिपेट करती थी। और इसके अलावा किसी को भी किसी भी तरीके की अगर मदद चाहिए होती थी तो ये हमेशा तैयार रहती थी। इसके अलावा शेरी क्रिस के लिए हमेशा गिफ्ट्स खरीदती रहती थी। जब भी वो शहर से बाहर जाता था तो जब वो वापस आता था तो अच्छी तरीके से उसको वेलकम करती थी। हमेशा पीठ पीछे क्रिस की तारीफ करती थी, बताती थी कि वो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी क्रिस के पेरेंट्स उसको कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। अब जो शेरी थी वो पूरी तरह से अपनी मदरहुड में सेटल हो चुकी थी। वो घर में आराम से रिलैक्स कर रही थी। उसकी लाइफ उसके लिए फुल ऑफ फन थी। वो हमेशा अपने बच्चों की केयर करती थी और एक बहुत ही अच्छी माँ थी। इसने अपने दोनों ही बच्चों को काफी अच्छी तरीके से पाला था। हर कोई इसके बच्चों की तारीफ किया करता था। लेकिन शेरी अपने बच्चों को खुलकर जीने देती थी। उसे पता था कि ये दोनों ही लड़के हैं, यानी कि बॉयज हैं, और थोड़ा सा उनको खुलकर जीने देना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा दबाना नहीं चाहिए। इधर दूसरी तरफ जो क्रिस था वो बच्चों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखना चाहता था। वो अपने बच्चों से एक्सीलेंस एक्सपेक्ट करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके बच्चे बिल्कुल एक्सीलेंट होने चाहिए हर चीज में। वो उनके मैनर्स को हमेशा चेक करता रहता था। वो चाहता था कि उसके बच्चे स्पोर्ट्स में एकदम एक्सीलेंट रहें, और इसी कारण से वो अपने बच्चों से थोड़ी सी दूरी बनाए हुए था। वो अपने बच्चों से भी थोड़ा सा रिजर्व था। अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अफेक्शनेट नहीं था, यानी कि उनको कभी बहुत ज्यादा हग नहीं करता था, किस नहीं करता था। और देखा जाए तो शेरी के प्रति भी उसका अफेक्शन थोड़ा सा कम था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये बेसिकली एक अफेक्शनेट व्यक्ति था ही नहीं, और थोड़ी सी दूरी बनाकर रखता था हर किसी से। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं 14 नवंबर 2008 की तरफ। आपको पता ही है कि क्रिस जॉयस के लिए काम किया करता था और जॉयस को बहुत सारे हेट ईमेल्स मिलते थे और साथ ही बहुत सारी धमकियां मिलती थी। अब इस दिन यानी कि 14 नवंबर को क्रिस को एक ईमेल मिलता है। क्रिस के साथ साथ ही जॉयस के हस्बैंड डेव, उसके बेटे डेनियल और बाकी कुछ और लोगों को भी ये ईमेल मिलता है। इस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी क्रिस's फैमिली दे आर डेड। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा था, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब में बैन है। इस ईमेल में बहुत ज्यादा क्रिस की फैमिली को थ्रेट किया गया था। ये कहा गया था कि अगर जॉयस अपनी प्रीचिंग बंद नहीं करती है तो वो जॉयस की क्लोज फैमिली यानी कि क्रिस की फैमिली को मार देगा। इसमें लिखा था कि जब क्रिस बाहर होगा, जब उसकी फैमिली सो रही होगी, तो मैं इनके घर में घुसकर इसकी पूरी फैमिली का कत्ल कर दूंगा। इसके बाद अगले दिन यानी कि 15 नवंबर 2008 के दिन इन लोगों को एक दूसरी ईमेल मिलती है जिसकी सब्जेक्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अजीब सी ईमेल थी, बहुत ही डरावनी हम कह सकते हैं कि ईमेल थी। इसमें बहुत सारी गालियां लिखी हुई थी। ये लिखा हुआ था कि मैं क्रिस की फैमिली को मार दूंगा, जॉयस को अपनी प्रीचिंग्स बंद करनी पड़ेंगी। उसने ये भी लिखा था कि मैं क्रिस की फैमिली को बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। हो सकता है कि मैं जॉयस तक ना पहुंच पाऊं, हो सकता है कि मैं उसको ना मार पाऊं, लेकिन मैं उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबकी हत्या कर दूंगा। इसमें उसने ये भी लिखा था कि जो जॉयस है उसको मेरा पैसा वापस कर देना चाहिए। मुझे इसका सारा का सारा शेड्यूल पता है, मुझे क्रिस की फैमिली का शेड्यूल पता है, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। आप वीडियो पॉज करके इन दोनों ईमेल्स को पढ़ सकते हैं। इन ईमेल्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि बहुत ही गुस्से में ये ईमेल्स किसी ने लिखे हैं, और जिस भी व्यक्ति ने ईमेल्स लिखे हैं उसकी बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी रही होगी। इसके बाद कुछ और महीने गुजर गए। धीरे धीरे ये ईमेल्स और आती चली गई और इसकी धमकियां और ज्यादा बुरी होती चली गई। इसके बाद फाइनली कोलमैन फैमिली मेल बॉक्स में एक लेटर आता है। ये जो लेटर था ये किसी मेल डिलीवरी से नहीं आया था, बल्कि कोई व्यक्ति अपने आप आकर उनके मेल बॉक्स में लेटर डाल कर गया था। और ये लेटर तब आया था जबकि क्रिस हवाई में था, यानी कि जॉयस के साथ एक ट्रिप में था। अब जब शेरी को ये लेटर मिलता है जबकि वो घर में अकेली थी, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। वो क्रिस की माँ को फोन करती है, यानी कि अपनी सास कॉनी को फोन करती है, और उसे इस लेटर के बारे में बताती है, उसके कंटेंट्स के बारे में बताती है। इसके अलावा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी वो इस लेटर के बारे में सब कुछ बताती है।
जब क्रिस हवाई से वापस आता है तो इस थ्रेट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। वो तुरंत ही एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है। पुलिस इसके घर के आसपास एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग की व्यवस्था करती है। इसके अलावा इसके सारे फ्रेंड्स, फैमिली, इसके नेबर्स को इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। स्पेशली नेबर्स को उनसे कहा जाता है कि आप भी अगर आसपास कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो उसकी तुरंत ही कंप्लेंट कीजिए। ये एक चांस की बात थी कि कोलमैन फैमिली हाउस के ठीक सामने एक पुलिस ऑफिसर रहा करता था जो कि कोलंबिया पुलिस में ही था और जिसका नाम था सार्जेंट जस्टिन बो। वो ऑफर करता है इन लोगों को कि मैं एक सिक्योरिटी कैमरा अपने घर में इंस्टॉल कर लेता हूं जिसका फेस यानी कि जिसका रुख तुम्हारे घर की तरफ रहेगा, स्पेशली उनके ड्राइववे की तरफ और मेल बॉक्स की तरफ। ये कैमरा वहां पर लगा दिया जाता है और फाइनली 4 मई 2009 के दिन ये कैमरा कुछ फुटेज को कैप्चर करता है। ये जो फुटेज थी ये थी क्रिस की और उसके दोनों बेटों गैरेट की और गेविन की, जो कि कैच कैच खेल रहे थे ड्राइववे पर। और इसके करीब 12 घंटों के बाद एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना इनके घर में होने वाली थी। इसके अगले दिन यानी कि 5 मई को 5:43 AM पर क्रिस उठता है। वो जिम जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और जब वो जिम जा रहा था तो रास्ते में वो अपनी वाइफ को उठाने के लिए उसको फोन करता है, लेकिन वो फोन को आंसर नहीं करती। अब जिम पहुंचने के बाद क्रिस शेरी को बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम उठ गई हो, और साथ ही और भी डिफरेंट मैसेजेस थे कि रात को तुम बहुत ज्यादा थक गई थी, मुझे पता है कि तुम टायर्ड हो। साथ ही उसने एक मैसेज ये भी किया कि केवल कार्डियो के 5 मिनट्स रह गए हैं, उसके बाद मैं घर आता हूँ। वो लगातार शेरी को मैसेजेस कर रहा था कि उठ जाओ, टाइम हो रहा है, बच्चों को भी उठा दो। लेकिन जो शेरी थी वो उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, ना ही उसके कॉल्स उठा रही थी। अब ये जिम से बाहर निकलता है करीब 6:40 AM पर, और जब वो वापस गाड़ी ड्राइव करके अपने घर की तरफ जा रहा था तब 6:43 AM पर ये अपने पड़ोसी जो कि इसके सामने रहा करते थे, डिटेक्टिव बैरो, उनको फोन करता है और उनको कहता है कि शेरी मेरी किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आपको तो पता ही है कि हमें कितनी ज्यादा धमकियां मिली हुई हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसलिए आप प्लीज घर जाके चेक कर लीजिए कि वो लोग ठीक है या नहीं है, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। इन लोगों को कुछ दिनों पहले ही एक धमकी मिली थी, यानी कि 27 अप्रैल के दिन इनको एक धमकी मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अब तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर सच होने जा रहा है। क्रिस ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, तुम प्लीज मेरे घर जाओ और देखो कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। अब जो डिटेक्टिव बो थे उन्होंने डिस्पैचर को फोन किया कोलंबिया पुलिस के। उन्होंने कुछ और ऑफिसर्स को वहां पर बुला लिया था। फिर उन्होंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि वो बिल्कुल सोकर उठे थे उसी समय। फिर वो रोड क्रॉस करके कोलमैन हाउस में जाते हैं। उन्होंने डोर पर नॉक किया, बेल वगैरह बजाई, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं किया। अब वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तब तक वहां पर बाकी ऑफिसर्स भी पहुंच चुके थे। अब जब ये लोग घर के पीछे की तरफ गए तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक ओपन विंडो है। इसके अलावा उस विंडो की सिक्योरिटी स्क्रीन भी हटा ली गई थी। अब इन लोगों ने और ज्यादा बैकअप के लिए फोन किया। इन्होंने घर में घुसने का डिसीजन ले लिया था, उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ शायद गड़बड़ हो गई है। जैसे ही ये लोग घर के अंदर घुसे वो तुरंत ही समझ गए थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पूरे घर की दीवारों पर रेड स्प्रे पेंट से बड़े बड़े शब्दों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, जैसे कि लिखा हुआ था पनिश्ड, लीव यू, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू। इस तरह की चीजें वहां पर बहुत सारी लिखी हुई थी। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते थे आप पाते थे कि सीढ़ियों के बगल वाली वॉल पर भी इसी तरीके की बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जब ये लोग अपस्टेयर्स गए तो इन्हें एक बेडरूम में 31 ईयर्स ओल्ड शेरी की लाश मिली। इसको गला घोटकर, एक रस्सी से गला घोटकर मारा गया था और शेरी अपने बेड पर पड़ी हुई थी। उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटा गया था। उसके सारे कपड़े उतारकर उसको नेकेड किया गया था और वो अपने बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कपड़ा नहीं था। उसकी बेडरूम की वॉल पर बिच लिखा हुआ था स्प्रे पेंट से। जब ये लोग दूसरे बेडरूम में गए यानी कि बच्चों के बेडरूम में, तो वहां पर उन्होंने पाया कि 9 ईयर्स ओल्ड गेविन की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। 5 दिन पहले ही गेविन ने अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। गेविन की बॉडी के ऊपर थोड़ी सी बेडशीट पड़ी हुई थी, यानी कि उसकी बॉडी को पार्शियली कवर्ड किया गया था इस बेडशीट से। उसकी बॉडी पर यानी कि उसकी लाश पर और उसकी बेडशीट पर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था FU। आप समझ ही गए होंगे कि क्या लिखा होगा। इसके अलावा वहां पर 11 ईयर्स ओल्ड गैरेट की बॉडी भी पड़ी हुई थी जिसको पूरी तरीके से बेडशीट से अच्छे से कवर किया गया था। और वही अकेला विक्टिम था जिसकी बॉडी पर या जिसकी बेडशीट पर स्प्रे पेंट से कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि शायद अटैकर का स्प्रे पेंट खत्म हो चुका था।
इनकी बॉडीज मिलने के कुछ समय के बाद ही यानी कि 6:56 AM पर अब क्रिस अपने घर पहुंचता है। डिटेक्टिव बो उसे सब कुछ बताते हैं कि हम इन लोगों को बचा नहीं पाए, इन लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इन्होंने क्रिस को घर के अंदर जाने से मना कर दिया और क्रिस ने भी कोई जिद नहीं की कि हाँ मुझे घर के अंदर जाना है। वो वहीं पर साइड में ड्राइववे पर बैठ गया, जमीन पर बैठ गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। इसने वहीं से अपने पिता को फोन किया, उन्हें सब कुछ बताया। अब ये जो कोलंबिया पुलिस डिपार्टमेंट था ये काफी छोटा पुलिस डिपार्टमेंट है, इसलिए तुरंत ही इन्होंने जो मेन क्राइम यूनिट है उनके ऑफिसर्स को भेजने के लिए फोन किया ताकि वो उन्हें इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर पाए। जल्दी यहाँ पर 25 ऑफिसर्स को भेज दिया गया क्योंकि एक बहुत बड़ा केस था। अब पुलिस वालों ने क्रिस को इंटरव्यू करना शुरू किया। उन्होंने क्रिस से आज सुबह के बारे में पूछा कि जब तुम उठे उसके बाद क्या हुआ था। उसने बताया कि वो करीब 5:30 AM पर उठा था। शैरी तब तक पूरी तरह से जीवित थी। उसने जाते जाते शैरी को एक किस भी किया। उसके बाद वो जिम चला गया। जिम जाने के रास्ते में और जिम में होने के दौरान भी वो लगातार अपनी वाइफ को फोन कर रहा था, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा था उसे जगाने के लिए, लेकिन शैरी ने किसी भी कॉल का और किसी भी टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया। डिटेक्टिव बो ने क्रिस से पूछा कि क्या तुमने कुछ भी सुबह आउट ऑफ ऑर्डिनरी देखा, तो उसने बताया कि हाँ, सिर्फ एक ही अजीब सी चीज थी कि जब मैं अपने ड्राइववे से बाहर निकल रहा था तो वहां पर एक कार मौजूद थी जो कि धीरे धीरे चल रही थी और बाद में उसने मुझे ड्राइववे से बाहर निकलने के लिए रास्ता भी दिया। यही एक अजीब सी चीज थी। इसके बाद मैं जिम चला गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस वालों ने इससे इसका फोन मांगा जिसको पुलिस ने कॉपी कर लिया, जैसा कि ये लोग करते ही हैं। इसके अलावा इनके सारे के सारे कंप्यूटर्स और सारे लैपटॉप्स की भी जांच की गई। इसके अलावा सार्जेंट बो का जो सिक्योरिटी कैमरा था उसकी सिक्योरिटी फुटेज भी निकाली गई। वो लोग ना सिर्फ आज सुबह की बल्कि पिछली भी सारी की सारी फुटेज चेक करना चाह रहे थे। पुलिस वालों को क्रिस का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब क्रिस जिम से वापस लौटा था और इन लोगों ने बताया था कि तुम्हारी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है, तो क्रिस ने बिल्कुल भी जिद नहीं की कि वो घर के अंदर जाना चाहता है, अपने बच्चों को देखना चाहता है, अपनी वाइफ को देखना चाहता है। वो आराम से बाहर ही रुक गया, जमीन पर बैठ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। थोड़ा बहुत रोने लगा लेकिन वो ज्यादा नहीं रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इमोशन लेस है। हालांकि हर किसी का अपने ग्रीफ से लड़ने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन उसके बाद भी इनको कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि उसने पुलिस वालों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूरी फैमिली की अभी हाल ही में हत्या हो चुकी है। इसके अलावा इन लोगों ने यानी कि पुलिस वालों ने क्रिस से पूछा कि तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी पिछली रात को, लेकिन इस बात से क्रिस ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था, वो तो मेरी बाहों में रात को सो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया जो कि बिल्कुल फेक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्रिस को पता है कि यहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस देनी है और बस वो रोने की परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा पुलिस वालों ने देखा कि इसके हाथों में बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स हैं, बहुत सारे नील के निशान हैं और बहुत कुछ लाल लाल उसके हाथों में नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे किसी ने लड़ाई करने की कोशिश की हो सकता था कि ये शैरी होती यानी कि उसकी वाइफ, जिसने वाकई में लड़ाई करने की कोशिश की थी अपने मर्डर के साथ। बच्चों ने तो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की थी और ऑब्वियसली उसको बुरी तरीके से मारा गया था उसकी हत्या करने से पहले, तो उसने बचने की कोशिश जरूर की होगी। जब क्रिस को कोलंबिया पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पूछताछ के लिए लेकर आ रहे थे तब उन्होंने पाया था कि वहां पर कई सारे मीडिया के लोग पहुंच चुके हैं। वो लोग कोलमैन फैमिली हाउस के सामने खड़े हुए थे, लेकिन अभी पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि क्रिस उनके किसी भी सवालों का जवाब दे, तो उन्होंने इससे कहा था कि तुम एम्बुलेंस के पीछे चले जाओ ताकि मीडिया वाले तुम्हें ना देख सके। जब ये एम्बुलेंस के पीछे की तरफ गया अपने पिता के साथ, इसके पिता भी तब तक वहां पर आ चुके थे जिनका नाम था रॉन, ये दोनों ही वहां पर जाकर खड़े हो गए थे। तभी अचानक वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पहुंचा जिसका नाम था पीटर्स। जब वो उस एम्बुलेंस के पीछे पहुंचा तो उसने पाया कि उस समय जो क्रिस था वो नीचे झुककर अपने हाथों के निशानों को देख रहा था। वो ये देख रहा था कि उसके हाथों में इतने सारे लाल निशान कहां से आ गए। वो ऐसे देख रहा था कि जैसे उसको विश्वास ही ना हो रहा हो कि ये सारे निशान उसके हाथों में मौजूद हैं। जैसे ही उसने ये देखा तो पुलिस वाले के देखते ही देखते वो रोने चिल्लाने लगा, एम्बुलेंस पर अपने हाथ पटकने लगा जैसे कि उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा हो। बाद में जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथों में निशान कहाँ से आए, तो इसने बताया कि मैं बहुत ज्यादा दुख में था, मैंने एम्बुलेंस पर अपने हाथ पीटने शुरू कर दिए थे दुख के कारण और इसी कारण मेरे हाथों पे निशान आ गए होंगे। हालांकि साफ साफ पुलिस वाले ने देखा था कि ये निशान उसकी बॉडी पर पहले से ही मौजूद थे। उसका ये सारा बिहेवियर भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता जा रहा था। इसके अलावा जब पुलिस वाले इसको इंटरव्यू कर रहे थे तब इसने अचानक ही पुलिस वालों से एक ब्लैंकेट मांगा। उसने कहा कि मुझे ठंड लग रही है इसलिए मुझे ब्लैंकेट चाहिए। पुलिस वालों ने उसे ब्लैंकेट लाकर दे दिया।
लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि एक्चुअल में वहां पर कोई ठंड नहीं हो रही थी, सारे के सारे पुलिस वाले टी शर्ट्स में थे, लेकिन वहां पर क्रिस ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठा हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि क्रिस अपने हाथों को इस ब्लैंकेट से ढकने की या छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने ये ब्लैंकेट शायद अपने हाथों को कवर करने के लिए लिया था। इसके अलावा क्रिस ने यह भी बताया था कि उसके ड्राइववे से बाहर निकलते वक्त वहां पर एक गाड़ी थी जो कि काफी स्लो चल रही थी, और उसने क्रिस की गाड़ी को रास्ता भी दिया था। लेकिन जब सिक्योरिटी फुटेज को चेक किया गया तो यही पाया गया कि वहां पर कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं थी। काफी देर पहले और काफी देर बाद तक वहां से कोई गाड़ी गुजरी ही नहीं थी। तो यानी कि पूरी तरह से क्रिस झूठ बोल रहा था इस बारे में। वो 5:43 AM पर अपने घर से निकला था और सीधे अपने जिम चला गया था। इसके अलावा उस फुटेज को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जब से क्रिस अपने घर से बाहर निकला था और जब वो लौट कर आया था, उससे पहले सिर्फ पुलिस वाले उसके घर पर गए थे। इसके अलावा कोई भी उसके घर के आसपास भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा क्रिस उस इंटरव्यू के दौरान भी बहुत ज्यादा काम नजर आ रहा था। बिल्कुल उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी फैमिली का मर्डर हुआ है अभी हाल ही में। जब बॉडीज को इंस्पेक्ट किया गया, उनके टेम्परेचर्स को देखा गया, बाद में जब उनकी ऑटोप्सी की गई, तो ये पता चला कि उनका मर्डर रात के 11 बजे और सुबह के 3 बजे के बीच हुआ था। और क्रिस ने खुद ही एडमिट किया था पुलिस के सामने कि वो घर से 5:43 AM पर निकला था। उसने जाते जाते शेरी को एक किस दी थी और ये भी कहा था कि उस समय तक वो जीवित थी। यानी कि वो ये दिखाना चाहता था कि उसके घर से निकलने के बाद ही शेरी का कत्ल हुआ था। लेकिन अब ऑटोप्सी से साफ साफ पता चल गया था कि उस समय तक वो मारी जा चुकी थी। अब वो साफ साफ अपनी बात से तो पलट नहीं सकता था, तो उसने बातें बनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने बस उसको किस किया, वो मेरे बगल में लेटी हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक वो जीवित थी। अब अगर आपकी वाइफ मर चुकी थी तो कैसे आपको पता नहीं चलेगा कि वो मर चुकी है या जीवित है? ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा रिडिकुलस थी। लेकिन शायद क्रिस को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मैं झूठ बोलकर आराम से निकल जाऊंगा। उसे ये लग रहा था कि शायद मैं पुलिस वालों से कह दूंगा कि मैंने तो बस उसको नींद में ही किस किया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो मर गई थी या जीवित थी, उसके बाद मैं उठा और अपने घर से बाहर निकल गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेवकूफी वाली बात थी, क्योंकि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जाता, उसको तुरंत ही अपने सामने वो इतने बड़े बड़े स्प्रे पेंट से लिखे हुए अक्षर दिखाई देने वाले थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो इन सारी चीजों को नोटिस ना करता। और वैसे भी जब वो घर में मौजूद था तो कैसे कोई व्यक्ति उनके घर में घुसा, उसने स्प्रे पेंट से सब कुछ लिख दिया, उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया, बच्चों का मर्डर कर दिया, और वो आराम से सोया रहा। उसके बाद वो सुबह उठा, अपनी वाइफ को किस किया, आराम से नीचे उतरा, गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरी बात थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास इसके फोन की कॉपी भी थी। जब इन्होंने इससे पूछा था कि क्या हम तुम्हारा फोन देख सकते हैं, इसने तुरंत ही अपना फोन दे दिया था। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तो इनोसेंट हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए मेरा फोन देख लो, क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन उसने ये रियलाइज नहीं किया कि कुछ मिनटों के अंदर ही पुलिस उसके पूरे फोन को कॉपी कर सकती है, उसका क्लोन बना सकती है, और जो चीजें उसने डिलीट भी कर दी हैं उन सबको भी रिकवर कर सकती है। फिलहाल पुलिस वाले उसके फोन को क्लोन कर चुके थे। जब उन्होंने इसके फोन के कंटेंट्स को देखना शुरू किया तो उनको ये बहुत ही अजीब लगा कि उसने अपनी वाइफ को इतने सारे टेक्स्ट किए थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी वाइफ को टेक्स्ट करता ही नहीं था। सुबह सुबह तो कभी भी नहीं करता था, ना उसे कॉल करता था जगाने के लिए, ना इस तरह के स्वीट मैसेजेस लिखता था। वो तो बहुत जरूरत होने पर ही अपनी वाइफ को कॉल करता था और टेक्स्ट करता था। तो ये बहुत ही आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात थी। पुलिस वालों को पता चला कि क्रिस और शेरी की शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके अलावा क्रिस का अफेयर चल रहा था शेरी की हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड के साथ। इस महिला का नाम था तारा लिन। क्रिस के जब दोनों बच्चे पैदा हो गए थे, तब शेरी ने यानी कि उसकी वाइफ ने क्रिस से कहा था कि तुम थोड़ा सा और समय अपने घर में बिताना शुरू करो, अपने बच्चों को थोड़ा सा और टाइम दो। तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और बच्चों को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी एक स्टेबल होम लाइफ रहे। लेकिन क्रिस को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसको घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पूरी तरह से इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और तब से एक तरह से वो शेरी से और अपने दोनों बेटों से नफरत करने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इनके कारण मैं बंध गया हूं। इसके अलावा उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से और अपने माँ बाप से भी ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी शेरी और मेरे दोनों बेटे मुझे गॉड की डेस्टिनी से दूर कर रहे हैं। जो मेरी किस्मत में लिखा है उससे मुझे वंचित कर रहे हैं, मेरे रास्ते में आ रहे हैं। और साथ ही उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप सही थे, शेरी ने मुझे इस मैरिज में ट्रैप कर लिया। वो जानबूझ के प्रेग्नेंट हो गई ताकि मुझसे शादी कर सके, मुझे फंसा सके। वो धीरे धीरे शेरी से बहुत नफरत करने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि शेरी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। उसने एक बार अपने एक पड़ोसी से कहा था कि मैं वीक में 80-90 घंटे काम करता हूँ,
और ये काम मैं एक मिलीनियर लेडी के लिए करता हूँ ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। लेकिन इधर दूसरी तरफ मेरी जो बूढ़ी बीवी है वो आराम से घर में बैठी रहती है, इस बढ़िया से बड़े से बंगले में बैठी रहती है और मेरा सारा पैसा उड़ाती रहती है। अब जो शेरी थी वो कोई जॉब नहीं कर रही थी अपने बच्चों के कारण, उसको घर में ही रहना था, तो वो पैसा खर्च करती ही अपने बच्चों के ऊपर। कई बार वो क्रिस को खुश करने के लिए चैरिटी करती थी, उसको गिफ्ट देती थी। लेकिन ये सारी चीजें भी क्रिस को बहुत ज्यादा नाराज कर रही थी। उसे ऐसा लगता था कि ये सारा का सारा पैसा मेरा है और बस मेरा ही इस पैसे पर अधिकार है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका पैसा कोई और खर्च करे, भले उसके बच्चे हों चाहे उसकी बीवी। इसके अलावा इनकी लड़ाइयां होने लगी थी क्योंकि क्रिस के अंदर लैक ऑफ अफेक्शन था। वो कभी भी अफेक्शन अपनी फैमिली के प्रति शो नहीं करता था। वो कभी भी शेरी को हग नहीं करता था, उसको किस नहीं करता था। यहाँ तक कि जब इनके फिजिकल रिलेशंस होते थे तो ये बाद में शेरी से कहता था कि अगर ये सारी चीजें हमारे बीच में हो रही हैं तो ये सिर्फ मेरी फिजिकल नीड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सारी चीजें शेरी ने अपने फ्रेंड्स को बताई थी, अपनी फैमिली को बताई थी, और साथ ही ये भी कहा था कि जब भी ये लोग फिजिकल होते हैं तो क्रिस उससे कहता है कि बिल्कुल अपना मुंह बंद रखो और बाद में दूसरी तरफ करवट करके चुपचाप सो जाओ। दुख की बात यह थी कि शेरी क्रिस से तब भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हमेशा अपनी फैमिली से बताया करती थी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये शादी टूटे ना, मैं इस शादी में रहना चाहती हूँ। क्रिस को हमेशा लगता था कि वो शेरी को डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि अगर वो इसको डिवोर्स देगा तो इसकी जॉब छूट जाएगी। पता नहीं क्यों इसके दिमाग में हमेशा ये चलता था कि इसकी एम्प्लॉयर जॉइस उसको नौकरी से निकाल देगी। वो अपनी बॉस जॉइस के पास गया भी, उसने बताया कि मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तब जॉइस ने कहा कि तुम लोगों को कपल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। इन लोगों ने कपल काउंसलिंग करानी शुरू कर दी और ऐसा लग रहा था कि काउंसलिंग अच्छी चल रही है। क्रिस उस काउंसलिंग के दौरान ये दिखाता था कि वो अपनी शादी में बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, जैसे कि वो अपनी मैरिज को रिपेयर करना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी वो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहा है। ये जो कपल काउंसलर था ये भी उसी चर्च में काम किया करता था जहां पर जॉइस काम करती थी और जिस चर्च का क्रिस भी हिस्सा था। एक तरफ तो इन लोगों की कपल काउंसलिंग चल रही थी, दूसरी तरफ इसका शेरी की हाई स्कूल फ्रेंड के साथ अफेयर भी चल रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका नाम था तारा लिन। नवंबर 2009 में इनकी पूरी फैमिली यानी कि कोलमैन फैमिली एक ट्रिप के लिए फ्लोरिडा गए थे। हालांकि ये एक वर्किंग ट्रिप थी और ये क्रिस की वर्किंग ट्रिप थी। शेरी और तारा क्योंकि हाई स्कूल फ्रेंड्स थे और तारा वहीं पर रहती थी, इसलिए इसने तारा को मैसेज किया कि मैं फ्लोरिडा में हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। इसके बाद तारा वहां पर आई, वो शेरी से मिली, क्रिस से मिली और इसके बाद पता नहीं कैसे इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। अगर हम तारा और शेरी दोनों को देखें तो ये लोग काफी चीजों में काफी सिमिलर थे। इन दोनों के ही डार्क हेयर थे, एक जैसी बिल्ड थी और इनकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा सिमिलर थी। क्रिस ने बाद में ये कहा भी कि जो तारा की पर्सनैलिटी है वो शेरी की पर्सनैलिटी जैसी ही है, लेकिन बस वो किसी भी काम के लिए मुझे पुश नहीं करती। वो बेसिकली वैसी शेरी है जैसी शेरी शादी से पहले हुआ करती थी। जो तारा थी वो बहुत ज्यादा लाइवली थी, बहुत ज्यादा प्लेफुल थी और बहुत ज्यादा खुलकर जीती थी। वो एक जेंटलमैन्स क्लब की होस्टेस थी, साथ ही वो एक कॉकटेल वेट्रेस भी थी किसी ना किसी बार में। जब वो क्रिस से मिली तो क्रिस ने देखा कि वो बिल्कुल शेरी जैसी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, फनी है। लेकिन अब अगर वो शेरी को देखता था तो उसे लगता था कि शेरी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, लेकिन जो तारा थी वो अभी भी बिल्कुल वैसी थी। जल्दी ही इन लोगों का जो अफेयर था वो बहुत ज्यादा सीरियस होता चला गया। वो 24 घंटे एक दूसरे को मैसेजेस करने लगे और यहां तक कि क्रिस ने अपने फोन में एक नोट बना के रख लिया था जो कि एक तरह से एक मास्टर नोट था उनके रिलेशनशिप के ऊपर। इस नोट का टाइटल ही था तारा। इसमें इसने तारा से मिलने का दिन से लेकर सारे के सारे इनकी मीटिंग्स, इसके बारे में वो क्या सोचता है, ये सारी चीजें उसने इसमें लिखी हुई थी। साथ ही ये भी लिखा था कि किस तरीके से तारा ने मेरी जिंदगी को चेंज कर लिया है। पुलिस वालों को उसके फोन से ये नोट भी मिल चुका था। ये जो नोट था इसमें इसने तारा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जैसे कि उसका आई कलर क्या है, उसके जीन्स का साइज क्या है, उसकी लॉन्जरी का साइज क्या है, उसके फेवरेट परफ्यूम्स कौन कौन से हैं, फेवरेट फ्लावर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा वो क्या क्या गिफ्ट उसको देने वाला है, क्या क्या उसके गिफ्ट आइडियाज हैं, जैसे कि वो एक रिंग देने वाला था, एक प्रॉमिस रिंग उसको गिफ्ट करने वाला था क्रिसमस पर। इसके अलावा उसने लिखा था कि इसे डायमंड्स पसंद है। इन्होंने अपने फ्यूचर किड्स के बारे में भी बात की हुई थी और अपने फ्यूचर किड्स के नेम भी उसने वहीं पर लिखे हुए थे। इसके अलावा इसने लिखा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, खुद भी पढ़ सकते हैं कि इसके शॉर्ट्स का क्या साइज है, कौन सी कॉफी पीती है ये,
कौन सी इसकी फेवरेट एल्बम है, मतलब बिल्कुल डिटेल में ये लिस्ट उसने अपने फोन में बना कर रखी थी। इन लोगों ने आपस में डिसीजन ले लिया था कि जल्दी ही ये लोग शादी करने वाले हैं और इनकी प्लानिंग थी कि ये लोग जनवरी 2010 में शादी कर लेंगे। तारा ने तो वेडिंग रजिस्ट्रार्स भी ढूंढने शुरू कर दिए थे कि वहां पर वो अपनी शादी की एप्लीकेशन डाल देती है। इसके अलावा इनको अपनी अपनी रिंग्स पसंद आ गई थी, बस इनको रिंग शॉपिंग के लिए एक साथ जाना था। जब भी ये बाहर वर्क के लिए ट्रैवल करने के लिए जाता था तो कई बार ये तारा को भी अपने साथ ले जाता था। ये साथ में फीनिक्स जा चुके थे, एरिजोना जा चुके थे, हवाई जा चुके थे और वहां पर इन्होंने बहुत सारी एक्सप्लिसिट वीडियोस और फोटोज शूट की थी या क्लिक करवाई थी। ये सारी की सारी वीडियोस और फोटोज क्रिस के फोन में मौजूद थी। आपको शायद ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि तारा की इस तरह की पिक्चर्स क्रिस के पिता यानी कि रॉन के कंप्यूटर पर भी मौजूद थी, यानी कि वो ये सारी की सारी फोटोज अपने पिता को भी भेजा करता था। इसके माता पिता दोनों को इसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। वो इसके अफेयर के प्रति बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। वो भी चाहते थे कि ये बाद में तारा से शादी कर ले और ये शेरी को छोड़ दे। और आपको शायद याद ही होगा कि इसके माँ बाप दोनों ही पैस्टर्स थे यानी कि पादरी थे और तब वो इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। आप क्रिस के फादर का ये इंटरव्यू भी सुन सकते हैं कि वो किस तरह के विचार अपने बेटे के बारे में और उसके अफेयर के बारे में रखते थे। Just meeting a need that Sherry at the time wasn't taken care of. And But I don't understand. well, I mean, every man's got his desires, and every man has to be respected. It's built into every man. If your wife doesn't respect you, then you're going to find respect someplace else. So are you saying that Sherry was a bad wife? Just at that short, brief time, she had stepped back from doing her job as a wife. जब शेरी और दोनों बच्चों का मर्डर हो गया था तब रॉन ने यानी कि क्रिस के पिता ने तारा को फोन किया। उन्होंने तारा को इन मर्डर्स के बारे में बताया और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात थी। पता नहीं क्यों वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे थे और ये सारी चीजें उसको इन्फॉर्म कर रहे थे। जो शेरी थी उसको अपनी मौत से कुछ महीने पहले इनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बारे में उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बता दिया था और उसको ये भी पता था कि तारा ही उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही है। उसने क्रिस के फोन में कुछ चीजें देख ली थी, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस देख लिए थे। इन मैसेजेस में उसने ये भी देख लिया था कि क्रिस उसको डिवोर्स देने की प्लानिंग कर रहा है। इन लोगों ने तो डिवोर्स पेपर्स कोर्ट में सबमिट भी कर दिए थे, लेकिन जो लॉयर था उससे एक गलती हो गई थी। उसने शेरी के नाम को मिस स्पेल कर दिया था, उसके नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अब जल्दी ही उनको ये स्पेलिंग सही करवानी थी और उसके बाद ये लोग शेरी को ये डिवोर्स पेपर्स भेजने वाले थे। पुलिस वालों ने क्रिस से इस अफेयर के बारे में पूछा। उसने कहा कि हाँ, मेरा थोड़ा बहुत अफेयर चल रहा था, बस मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी सीरियस नहीं था। मैं कभी भी अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मैंने बहुत सारे डिवोर्सेस देखे हैं। मुझे पता है कि बच्चों की बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो मैं कभी भी अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता था। इसके बाद पुलिस वाले तारा के घर भी पहुंचे। उन्होंने तारा से भी पूछताछ की। उसने बताया कि मुझे इन मर्डर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये मर्डर्स किसने किए हैं। और जब तारा से ये पूछा गया कि क्या क्रिस अपनी फैमिली का मर्डर कर सकता है तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने कभी भी इस बारे में मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया। फिर उन्होंने तारा से इसके अफेयर के बारे में पूछा। इसने एकदम खुलकर अपने अफेयर के बारे में बात की। उसने सारी डिटेल्स अपने अफेयर के बारे में बताया। वो इस बारे में बहुत ज्यादा ओपन थी। ऐसा लग रहा था कि उसको गर्व है कि उसका क्रिस के साथ अफेयर चल रहा था। वो किस तरह से सारे सवालों के जवाब दे रही है आप खुद देख सकते हैं। How long have you been in a relationship with Chris? Since late November, early December. Where all of you guys been together? Phoenix and Hawaii, Maui. What would you tell his wife when he was gone? He would have just told that he was working. So Sherry was not aware of the affair that you and him were having? No, I know she suspected, but. जिस समय तारा का इंटरव्यू चल रहा था तब उसे क्रिस लगातार टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा था। उसे लिख रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ये सब कुछ वो लिख रहा था। तारा को टोटल 3 टाइम्स इंटरव्यू किया गया। इन इंटरव्यूज के दौरान लग रहा था कि जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है। उसको अपनी हाई स्कूल फ्रेंड की भी कोई परवाह नहीं थी कि उसका मर्डर हो गया है या उसके साथ क्या हो गया है। उसे शायद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। उसको ये सब कुछ एक गेम जैसा लग रहा था। अपने फर्स्ट इंटरव्यू के बीच में एक समय उसने अपना फोन उठाया। उसने अपने बॉस को फोन किया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैं काम पर नहीं आ सकती क्योंकि मैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बीच में हूँ। It's Tara. Hey, no, I'm in the middle of a really high-profile murder investigation. I've got a murder investigation. I'm right in the middle of it.
उसने अपने पुलिस इंटरव्यूज में बताया कि वो बहुत ज्यादा पजेसिव थी क्रिस को लेकर। वो उससे कहती थी कि तुम मुझे पिक्चर्स भेजो रोज अपने बेडरूम की कि तुमसे पहले शेरी सो चुकी है, ताकि ये साबित हो जाए कि शेरी के साथ तुम्हारे फिजिकल रिलेशंस नहीं है। दूसरी तरफ जो क्रिस था वो लगातार अपनी मैरिज को परफेक्ट दिखा रहा था। अब जो डिटेक्टिव्स थे उन्होंने तारा को बताया कि ये तो सब कुछ मना कर रहा है, यानी कि क्रिस तो हर चीज से डिनाई कर रहा है, वो तो यही दिखा रहा है कि इनकी शादी बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। तब ये सुनकर तारा चिढ़ गई। उसने कहा कि नहीं, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं थे, वो कभी भी हग नहीं करते थे, कभी एक दूसरे को किस नहीं करते थे। और फाइनली इन सारे इंटरव्यूज के बाद क्रिस को उसके पेरेंट्स के घर से 19 मई 2009 के दिन अरेस्ट कर लिया गया। उसके ऊपर 3 फर्स्ट डिग्री मर्डर्स के चार्जेस लगाए गए। अब क्रिस का ट्रायल शुरू हुआ 25 अप्रैल 2011 के दिन। उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया, यानी कि उसने नहीं माना कि उसने अपनी फैमिली का मर्डर किया है। अब सारे सबूत इस ट्रायल में पेश किए गए, वही सारे सबूत जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। इधर जो इसकी गर्लफ्रेंड थी तारा, वो ऑलरेडी इसकी दी हुई प्रॉमिस रिंग पहन चुकी थी और उसने इस बारे में पुलिस को भी बता दिया था। कई सारे नए सबूत भी इस केस में सामने आ चुके थे। इसके अलावा ये भी क्लियर हो गया था कि जितने भी थ्रेटनिंग ईमेल्स आ रहे थे जॉइस के कारण कि वो अपनी प्रीचिंग बंद कर दे, और ये सारे ईमेल्स ना सिर्फ जॉइस, उसके हस्बैंड और उसके बेटे को आ रहे थे, बल्कि क्रिस को भी आ रहे थे, क्योंकि इसमें उसकी फैमिली का मर्डर करने का जिक्र था। ये सारे ईमेल्स क्रिस के लैपटॉप से किए गए थे। जितने भी वर्ड मिस स्पेल्ड थे, यानी कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक थी उन ईमेल्स में, वही सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स स्प्रे पेंट से जो कुछ भी दीवारों पर लिखा गया था उन वर्ड्स में भी वही सेम स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। इसके अलावा इसके क्रेडिट कार्ड से पता चला कि इसने मर्डर से 3 महीने पहले बहुत सारा स्प्रे पेंट खरीदा था, वही लाल रंग का स्प्रे पेंट जिससे उसकी दीवारों पर लिखा गया था। और एक ग्लव भी मिला, ये उसी रास्ते पर एक किनारे पड़ा था जहां से क्रिस रोज अपने जिम जाया करता था, और इस ग्लव पर बहुत सारा स्प्रे पेंट भी लगा हुआ था। इसके अलावा कोर्ट के सामने जॉइस का, यानी कि क्रिस की बॉस का एक बयान भी आया। इस बयान में उसने बताया था, यानी कि जॉइस ने बताया था कि क्रिस ने बहुत सारे लोगों को बताया था कि वो जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जॉब छूट जाएगी। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे डिवोर्स लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एडल्ट्री की प्रॉब्लम है, अगर कोई एडल्ट्री कर रहा है तो उसे काम से हटा दिया जाता है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 4 मई को, यानी कि जिस दिन रात को आगे चलकर इन सारे लोगों के मर्डर्स हुए, उस दिन सुबह क्रिस ने जॉइस को फोन किया। उसने कहा कि उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही है और आज के दिन वो छुट्टी लेना चाहता है। इसके अलावा एक शेरी की फ्रेंड ने कोर्ट में आकर बताया कि शेरी ने अपने मर्डर से कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो ये ध्यान रखना कि क्रिस ही मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा, यानी कि उसको क्रिस से खतरा था। अब जो क्रिस के वकील थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जितने भी एविडेंस इसके खिलाफ मिले हैं वो सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल हैं, यानी कि वो पक्के सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्प्रे पेंट भले ही क्रिस ने खरीदा था, लेकिन उसने किसी और चीज के लिए खरीदा था, उसे ये स्प्रे पेंट कहीं और यूज करना था। यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि कोई स्टॉकर इनके घर में घुसा, उसने सबका मर्डर किया, और उसके बाद जब उसने स्प्रे पेंट वहां पर पड़ा हुआ देखा तो उसका बस मन कर गया कि वो स्प्रे पेंट उठाए और वहां पर वो सब कुछ लिख दे जो उसने लिखा। इन लोगों ने यह भी कहा कि क्रिस के कपड़ों से पेंट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। इसके अलावा जिस समय क्रिस के लैपटॉप से धमकियां भेजी गई उस समय हो सकता है कि वो लैपटॉप इसके पास ना रहा हो, यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि क्रिस के लैपटॉप से खुद ही उसकी वाइफ यानी कि शेरी ने ही वो धमकी भरे ईमेल्स लिखे होंगे, क्योंकि और किसी के पास तो एक्सेस था नहीं क्रिस के लैपटॉप का, तो उसके अलावा उसकी वाइफ ही ऐसा कर सकती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। इसके बाद 5 मई 2011 में, यानी कि मर्डर्स के पूरे 2 सालों के बाद, कोर्ट ने शेरी, गैविन और गैरेट के मर्डर के जुर्म में इसको गिल्टी पाया और इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर्स के तीनों चार्जेस सही साबित हुए। जज ने इसको डेथ पेनल्टी दी, यानी कि मौत की सजा दी, लेकिन बाद में इसकी सजा को बदल दिया गया, इसको लाइफ इन प्रिजन की सजा दी गई, यानी कि उम्र कैद की सजा। इसको अपनी डेथ होने तक अब जेल में ही रहना है और इसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि इसने अपने कन्विक्शन को अपील करने की कोशिश की, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी अपील को डिनाई कर दिया गया। फिलहाल ये जेल में है, अपनी सजा काट रहा है। लेकिन आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वहां पर एक प्रीचर बना हुआ है, यानी कि एक तरह का एक धार्मिक गुरु बना हुआ है, जैसे कि इसके पेरेंट्स हुआ करते थे। ये बाकी प्रिजनर्स की काउंसलिंग किया करता है। इसके अलावा इसको बाहर से सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां आती हैं जो इससे स्पिरिचुअल एडवाइस मांगते हैं।
मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंसेन है, जिसने अपनी खुद की फैमिली की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी, उससे किसी भी तरीके की कोई एडवाइस मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। आज तक भी जो क्रिस है वो अपने आप को यही बताता है कि वो निर्दोष था, उसने कुछ भी नहीं किया था, और उसके पेरेंट्स भी कम से कम दुनिया के सामने तो यही मानते हैं। वो अभी भी उसके कन्विक्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लगातार अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम इसको इनोसेंट साबित करके रहेंगे। क्रिस ने अप्रैल 2018 में भी ट्रू क्राइम डेली के साथ इंटरव्यू किया था। हर चीज के बारे में वो लगातार झूठ बोल रहा था और वो यही दिखा रहा था कि उसको अपनी वाइफ के मर्डर का कोई भी रिमोर्स नहीं है। इसने इंटरव्यूज में यही कहा कि मेरे अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। My relationship with my wife at the time of the murders was actually good. You know, it hurts me to say that I did, like so many other men do, fall into a different relationship and made some wrong choices with all of that. तो फिलहाल के लिए स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो इस स्टोरी को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।